अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने डिस्कस करने एक्सरसाइज आपके पास है 2.3 और 2.3 के हमने करने हैं जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का पार्ट 2 है। इसमें आपको ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू -6 और आपने इसमें से इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो। जब आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो उसमें आपके पास एलिमेंट है -1 0 1, तो -1 के साथ को फैक्टर लिखा जाएगा, 0 के साथ नहीं लिखा जाएगा और 1 के साथ लिखा जाएगा। तो जब ये आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, अब ये होगा कैसे, ये देखिए -1 वाला जो एलिमेंट है, -1 वाला आप कॉलम भी छोड़ देंगे और -1 वाली आप रो भी छोड़ देंगी, तो बाकी जो एलिमेंट रह जाएंगे वो आप कंसिडर करेंगे 1x 3 4, तो इसके साथ आपके पास लिखा जाएगा 1x 3 4। और इसी तरह -0, फिर -0 के साथ को फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा, +1 1 के साथ आप देखें क्या आएगा, अब 1 वाला एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, तो इस वाला हम कॉलम भी छोड़ देंगे और इस वाली रो भी छोड़ देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे x² 1 एंड 2 3, तो ये आप यहाँ लिख लेंगे और दिस इज इक्वल टू -6। अब फिर इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा -1 इंटू, आप देखेंगे फर्स्ट 4 इंटू 1 आ जाएगा 4 -3 इंटू x 3x प्लस 1 इज 1 इंटू ये 3 इंटू x² प्लस और -2 इंटू 1 करेंगे 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर +1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 3x -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि कैंसिल हो जाएंगे। बाकी दोनों में से हम 3x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें इस दोनों का प्रोडक्ट चूँकि 0 आ रहा है तो आइदर 3x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे रिजल्ट हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। फिर नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट देन इफ इट इज़ यूनिक। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है, यानी ये हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्वर्स आप इसके कंट्ररी ले लेंगे। आप कहते हैं कि लेट ऑन कंट्ररी वी सपोज दैट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। तो यूनिक नहीं है तो ए के हम क्या ले लेते हैं, दो इन्वर्स बी एंड सी। ए हैज़ टू इन्वर्सेस बी एंड सी, तो फिर सिंस बी एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ ए, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स अगर हो, जैसे और बी इन्वर्स है तो ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट आई के बराबर होगा। इसी तरह एक इन्वर्स सी भी है तो ए सी और सी ए का प्रोडक्ट जो है वो आई के बराबर होगा। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई आपके पास और ये इक्वेशन 2 आ गई। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों आइडेंटिटी के बराबर है, तो आपके पास आ जाएगा ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए सी। अब आपने इस ए को लेफ़्ट साइड से हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम ए इन्वर्स अप्लाई करते हैं, यानी प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इन्वर्स से। वो इसलिए कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है जी, देखें नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स को हम ए के साथ एसोसिएट कर देंगे और ए इन्वर्स को यहाँ भी ए के साथ एसोसिएट कर देंगे, बी बाहर हो जाएगा और इधर सी बाहर हो जाएगा। फिर ए इन्वर्स और ए मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पता है जब भी मैट्रिक्स इसी इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी देगा, यहाँ भी ए इन्वर्स ए से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देगा। और फिर इस आइडेंटिटी को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास b आ जाएगा और इस आइडेंटिटी को आप c से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास c आ जाएगा। अब b c के बराबर आ गया। अब हमने कहा था कि इन्वर्स ऑफ a इज़ नॉट यूनिक, यानी b उसके दो इन्वर्स हैं b और c, लेकिन b और c आपस में इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स इन्वर्स ऑफ a इज़ यूनिक, ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद इसी तरह का एक तकरीबन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करना है जी कि इफ़ आपके पास
इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी ए एंड बी सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब ये है कि उनके डिटर्मिनेंट उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो फिर उस सूरत में आपके पास ए इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर आएगा और ए बी होल इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आएगा। अब आपने यहाँ ये शो करना है, देखें ए इन्वर्स का इन्वर्स ए है, तो यानी आप कह रहे हैं कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ये है, तो जिन ये इसका इन्वर्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। बाय जाके आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, तो ये उस तरह से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ये दूसरी स्टेटमेंट जो आपके पास है ये भी इसी तरह है कि आप कह रहे हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, बी इन्वर्स ए के इन्वर्स के बराबर है। तो अगर ये ए बी का इन्वर्स है तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें। तो अब आपके पास अब इसके लिए आप पहले जो आपको गिवन डेटा है उससे ज़रा फैक्ट्स इकट्ठे कर लेंगे। हमने कहा है कि सिंस ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट इस तरह से कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इनवर्स को ए से तो आइडेंटिटी आएगा, और बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा। नाउ वी आर टू शो दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। हमने शो ये करना है कि ये जो आपके पास ए इनवर्स है इसका इनवर्स क्या है, ए है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर किसी तरह हम आइडेंटिटी शो कर दें तो फिर हम कह सकेंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स ए है। तो हम कंसिडर करते हैं ए इनवर्स इंटू ए, और फिर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। आपको पता है ये क्या आता है, आइडेंटिटी के बराबर आता है। क्यों आता है कि ए इज सिंगुलर, कि ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। अब इस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से समझें तो ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि आइडेंटिटी आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए का इनवर्स है ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स है ए, यानी वी कैन राइट दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। इसी तरह अब हमें जो दूसरा प्रूफ करना है उसके लिए हम करेंगे। अब दूसरा प्रूफ आपने क्या करना है कि आप शो करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो फिर आपने ये इनकी इक्वलिटी शो करनी है ना, इनकी यहाँ ये इक्वलिटी शो करनी है, यानी यहाँ दरमियान में इक्वल टू का साइन आएगा, तो इनकी इक्वलिटी शो करनी है। अब ये इक्वल कब होंगे, जब आप शो करेंगे ये एक दूसरे के इन्वर्स है। अब एक दूसरे के इन्वर्स कब होंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर आए, आइडेंटिटी के बराबर आए। हमने शो ये करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करें बी इन्वर्स ए इन्वर्स से या बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए बी से, तो आइडेंटिटी आना चाहिए। उसके लिए हम कंसिडर करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग ए बी बाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स से। फिर आप यहाँ देखें एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा बी इनवर्स बाहर हो जाएगा, दरमियान वाले दो इकट्ठे हो जाएंगे और इसी तरह लास्ट से बी आपने बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखें ये जो मिड में ए इनवर्स ए आ रहे हैं, ये ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आइडेंटिटी देगा। आपने कहा था कि एक इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आई बी आपके पास आ रहे हैं, आई इंटू बी मल्टीप्लाई होगा तो वो बी हो जाएगा। आपको पता है आइडेंटिटी को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो बी इनवर्स बी आ रहा है ये अगेन क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इसका मतलब है जो स्टार्ट में हमने कंसिडर किया था कि ए बी को हमने प्री मल्टीप्लाई किया था बी इनवर्स ए इनवर्स से, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हम जाएंगे अपने अगले पेज पे नेक्स्ट रिजल्ट के लिए। तो देखिए वो आपके पास हो जाएगा यहाँ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास था बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी से। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स से। फिर उसी तरह इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये मिड वाले दो इकट्ठे हो जाएंगे। अब मिड में बी और बी इनवर्स आ रहे हैं तो बी इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी हो जाएगा साइड में ए और ए इनवर्स उसी तरह। फिर आप ए इनवर्स और आइडेंटिटी आपके पास ए आ जाएगा और ए इनवर्स उसी तरह, और ए इनवर्स मिल के आपको क्या दे देंगे, आइडेंटिटी। यानी आपने शो कर दिया कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी, 1 और 2 को कंबाइन करें, 1 का रिजल्ट भी आइडेंटिटी दे रहा है, 2 का रिजल्ट भी आइडेंटिटी दे रहा है। आपने शो कर दिया बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि आप इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। इट मीन्स ए बी का इन्वर्स जो है वो बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। इसमें से ये जो ए बी है इसका इन्वर्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है। तो आप लिखेंगे क्या, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि इन दो का प्रोडक्ट आपने लिया है तो वो आपके पास आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो ये प्रूव कर लिया। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जो आप खुद देखेंगे और खुद अटेम्प्ट करेंगे, उनमें प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ रहे हैं कुछ मतलब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस आ रहे हैं, जिनमें आपके पास पहला मैट्रिक्स आ रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम है। अब इसमें आप ये देखें, इसका ये डायगोनल बन रहा है। अब डायगोनल एलिमेंट से ऊपर, डायगोनल से ऊपर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉन जीरो एंट्रीज हैं और नीचे सारी एंट्रीज जीरो हैं। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से नीचे सारे जीरो हों और एंट्रीज आपके पास ऊपर लाई करें या ऊपर वाले ट्रायंगुलर पोर्शन में लाई करें, तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये आपके पास 4x4 मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें आप देखो डायगोनल कंसिडर करो तो आपका इसके बाद डायगोनल आ रहा है ये वाला, ये 1 -1 6 एंड 1। तो अब इस डायगोनल से ऊपर देखें एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, नॉन जीरो एंट्रीज, लेकिन इस डायगोनल से नीचे वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है वो सारा जीरो है। तो एंट्रीज चूंकि ऊपर आ रही हैं, इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और जिसमें डायगोनल से ऊपर सारी एंट्रीज जीरो हो, नीचे वाली एंट्रीज एग्जिस्ट करे, नॉन जीरो एंट्रीज एग्जिस्ट करे, तो लोअर पोर्शन इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ भी आप देखें, इसमें भी 4x4 मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है कि इसमें जो नीचे वाला ट्रायंगुलर पोर्शन है वो नॉन जीरो है और ऊपर वाली सारी एंट्रीज आपके पास क्या आ रही हैं, जीरो आ रही हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके पास मैट्रिक्स अगर लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो तो उसको आप सिंपली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी थर्ड टाइप आप जो कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की है, तो वो क्या है, मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो तो आप उसको सिंपली क्या कह देते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं आगे आप जब इनको यूटिलाइज करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, तो ये आप डिटर्मिनेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं और एचलन एंड रिड्यूस्ड बाय एचलन फॉर्म बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जो होता है वो उनके डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो ये एप्लीकेशन है इसकी ना, जब आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो आप उसका यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि उसकी डायगोनल एंट्रीज का आप क्या कर दो, प्रोडक्ट, उसका डिटर्मिनेंट उसी के बराबर होगा। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो ये एक एप्लीकेशन आ गई आपके पास। इस तरह ये मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास बराबर होगा 2 × 5 × 1, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसका जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा वो डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ना, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन ज़ाहिर है ये हम डिस्कस करते, लेकिन अगर हम इनको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स पे और उधर इनको करते हैं ऑपरेशन को, तो ऑपरेशन भी हमें समझ आ जाएंगे और एक एग्जांपल भी हो जाएगी, तो थोड़ा शार्ट में ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखिए, पहला ऑपरेशन हमारे पास है ये वाला। अब इसका मकसद, इसका ये ऑपरेशन है क्या, ये आपने लिखा है रो 3 इज इंटरचेंज बाय रो 1। जब आप रो 3 किसी भी मैट्रिक्स में कि दो रोज इंटरचेंज करना चाहते हैं तो एक रो को आप इस तरफ लिख दो, एक को इस तरफ लिख दो, दरमियान में आप ये वाला साइन डाल दो, तो इसका मतलब है रो 3 इज इंटरचेंज बाय रो 1। अच्छा, ये नेक्स्ट है आपके पास C1 इज इंटरचेंज बाय C2, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने इंटरचेंज करना है।
अब ये क्या है, कॉलम नंबर 2 में से आपने कॉलम नंबर 1 को माइनस करना है, लेकिन ये सारा ऑपरेशन होगा किधर, कॉलम नंबर 2 में। कॉलम नंबर 2 में आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 2 में ऐड कर देंगे, ये इस तरह से होगा ना। अब इसी तरह ये जो है ये क्या है, रो नंबर 2 में आप 2r1 का मल्टीपल ऐड करेंगी रो नंबर 2 में, फिर ये R3 का मल्टीपल आप ऐड करेंगी किस में, रो 1 में, नेगेटिव मल्टीपल है -4R3, यानी R3 को आप -4 से मल्टीप्लाई करती जाएंगी और साथ साथ उसको रो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। इनको प्रैक्टिकली करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है, जब इसके आप कोई कॉलम आप रो ऑपरेशन करते हो तो आप इसको लिख देते हो रो इक्वलेंट टू, इस तरह से आप लिख देते हो, यानी अब ये सिंपल इक्वल नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे रो इक्वलेंट टू। अब ऑपरेशन जहाँ आपने क्या किया है, बाय R3 R1, यानी आपने R3 और R1 को इंटरचेंज किया है, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो R13, यानी रो नंबर 1 और 3 को इंटरचेंज करेंगे। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट रो और ये जो थर्ड रो है, इन दोनों को आप इंटरचेंज करके इधर लिख दोगे। तो देखो ये थर्ड रो थी -1 -4, इधर ये -1 -4 फर्स्ट रो बन गई, और इधर जो फर्स्ट रो थी 1 और 2 ये इधर थर्ड रो बन गई। आपने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करके ये मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। अब इसी तरह मैट्रिक्स ए के अंदर हमने एक ऑपरेशन करने हैं, वो हमने करने हैं C1 इज इंटरचेंज बाय C2, यानी C12, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कॉलम नंबर 1 और 2 को हमने इंटरचेंज करना है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 को उठा के कॉलम नंबर 2 की जगह पे लिख देंगे, कॉलम नंबर 2 की जगह पे। तो अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करने के बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, और ये अब मैट्रिक्स कहलाएगा कॉलम इक्विवेलेंट टू दिस। इसी तरह आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, इसमें आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं। अब वो ऑपरेशन क्या है, C2 - C1, यानी आप C1 जो कॉलम है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करती जाएंगी। तो कॉलम नंबर 1 हमारे पास देखें यहाँ क्या है, 1 3 -1, 1 3 -1। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -1 -3 +1, उसको आप ऐड करेंगे कॉलम नंबर 2 में। तो ये डायरेक्ट यहाँ देखें ये ऑपरेशन प्रोसेस हुआ है, यहाँ इसमें कॉलम नंबर 2 की जगह पे ये सारा प्रोसेस हुआ है। यानी आपने क्या किया है, आपने किया है कि इस कॉलम में ये जो C2 कॉलम था इसमें नेगेटिव मल्टीपल ऑफ कॉलम नंबर 1 को ऐड अप कर दिया है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप जब प्रोसेस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, देखें ये 2 - 1 हो जाएगा पहला स्टेप, तो 2 - 1 1 आएगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 बनेगा, और तीसरा एलिमेंट जो सेकंड कॉलम का बनेगा वो होगा -4 +1 हो जाएगा। तो -4 +1 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास नया कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। अब चूंकि इसमें कॉलम ऑपरेशन किया है तो हम इसमें लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट टू। तो ये इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाएं तो नेक्स्ट पेज आपके पास है ये, आई थिंक सो पेज नंबर था 5। तो अब हम जाएंगे पेज 6 पे, ये हमारा पेज 6 आ गया। अब पेज 6 में हमने जो ऑपरेशन करने हैं, देखिए वो आपके पास है R2 + 2R1, यानी R1 के मल्टीपल को हमने R2 में ऐड करने हैं। R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और R2 में ऐड करते जाएंगे। ऑपरेशन किधर होगा आपका, R2 में होगा, R2 में आप ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ आपके पास ये R2 है, यहाँ आप चेंज लाएंगे, बाकी दो उसी तरह लिखे जाएंगे। ये पहली रो उसी तरह लिखी जाएगी देखें, और ये थर्ड रो भी उसी तरह लिखी गई। अब ये जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो में आपने क्या किया है कि आपने रो 1 जो थी, रो 1 को आप मल्टीप्लाई करते गए हैं 2 से और फिर इसमें ऐड करते गए हैं। तो ये आ जाएगा देखें 2 × 1 + 3 या 3 + 2 × 1 और फिर 5 + 2 × 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2। अब सेकंड रो में जो चेंज आएगी, पहला एलिमेंट होगा 3 + 2 वो 5 हो जाएगा, और दूसरा एलिमेंट 5 + 2 × 2 करोगे तो ये 9 आ जाएगा आपके पास। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ये आपके पास हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में आप देखें कि आपके पास ये चूंकि रो ऑपरेशन करने के बाद आए हैं तो आपने लेफ्ट साइड पे रो इक्विवेलेंट का साइन डाल दिया है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अच्छा, फिर आपने एक
एक और ऑपरेशन करना है इसी मैट्रिक्स के साथ, आपने करना है रो 1 माइनस 4R3। तो इसका मतलब क्या है कि आप रो 3 को मल्टीप्लाई करोगे -4 से और ऐड करते जाओगे रो नंबर 1 में, तो चेंज आएगी रो नंबर 1 में। अब तो रो नंबर 2 और 3 उसी तरह लिखी जाएंगी, ये रो 2 और ये रो 3, ये आप देखें ये उसी तरह लिख रहे हैं हम, ये रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आ रही। रो 1 में जो चेंज आ रही है वो क्या है, वो आपके पास ये है कि आप R3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और ऐड करेंगे R1 में। तो R1 का एलिमेंट पहला क्या है 1 और R3 का एलिमेंट क्या है -1, तो -1 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो 1 - 4 × -1 पहला एलिमेंट हो जाएगा। फिर इसी तरह R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है -4, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और फिर आप इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आपने यही काम करना है R1 - 4R3, 2 - 4 × R3 का एलिमेंट। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, देखें पहला एलिमेंट आप सिंप्लीफाई करें यहाँ, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, और दूसरा एलिमेंट जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16, 2 + 16 18 आ जाएगा। तो आपका जो है नया मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगा, और इसको आप रो इक्विवेलेंट लिखेंगे। आप इसको लिखेंगे रो इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये ऑपरेशंस हैं, आप इस तरह से इनको परफॉर्म करेंगे। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस अप्लाई किए थे। अब हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन मैट्रिसेस में, कि मैट्रिसेस को कैसे सिंप्लीफाई करके मतलब रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन के तहत अपनी मर्जी से हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनकी ये जो ऑपरेशन हमने सीखे हैं इनकी हम करते हैं जी मतलब अब इनको हम यूटिलाइज करते हैं। अब पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे जाएं, 7, ये आपके पास है एचलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एचलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है जी, कि मैट्रिक्स विल बी इन एचलन फॉर्म, नंबर 1 इन ईच रो सक्सेसिव नॉन जीरो रो the number of zeros before first non-zero entry of a row increases row by row। यानी आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं, जो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं होती, जैसे ये रो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं और ये नॉन ज़ीरो रोज हैं, तो हर आने वाली नॉन ज़ीरो रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती है, अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, देखिए पहली रो की ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, अब सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, ये 1 है। तो आपके पास हर आने वाली जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उससे पहले जो नंबर ऑफ जीरो है वो इंक्रीज हो। अब देखिए जब पहले 2 से पहले कोई जीरो नहीं था, लेकिन 1 से पहले एक जीरो है, नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज हुए। अब इसके बाद अगली नॉन जीरो एंट्री जो है थर्ड रो में वो 6 है, और 6 से पहले कितने जीरो हैं, 3 जीरोज है। तो हर रो में आपने देखा है कि ये जो नॉन जीरो एंट्रीज थी आपके पास, इनसे मौजूद पहले जो जीरो थे वो इंक्रीज हो रहे हैं, हर रो में इंक्रीज हो गए। सेकंड रो में 1 जीरो था और थर्ड रो में कितने हैं, 3 जीरो है उस फर्स्ट नॉन जीरो रो से। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि आप ये करो कि हर रो, मतलब आपको मैं ये जो इसकी डेफिनेशन है इसको मैं शार्ट में अगर करना बताऊं, ठहरे हम इसको इरेज कर लें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसमें आप ये करो ना, सबसे पहले आप अब इसको करना चाह रहे हो, मतलब आप इसको करना चाह रहे हो, ये बताना चाह रहे हो कि इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री, सॉरी ये एचलन फॉर्म में है या नहीं है, इस मैट्रिक्स को हमने डिस्कस करना है। तो उसमें आप फर्स्ट रो की नॉन ज़ीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को सर्कल कर लो, फिर सेकेंड रो में नॉन ज़ीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये आ रही है, और थर्ड रो में नॉन ज़ीरो एंट्री ये आ रही है। अब आपके पास चार्ट में देखने का तरीका ये है कि ये सारी नॉन ज़ीरो एंट्रीज जो आप सर्कल कर रहे हो, आने वाली एंट्री पहले वाली एंट्री की राइट पे होनी चाहिए। तो देखो ये पहले 2 है, 2 से 1 राइट पे है, 1 से आगे 6 राइट पे है। तो ये अगर राइट पे हो तो इनसे पहले नंबर ऑफ ज़ीरो ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होंगे। तो यानी आपने जस्ट इतना कर लेना है, फर्स्ट रो की नॉन ज़ीरो एंट्री को सर्कल करो वो 2 है, सेकंड रो की नॉन ज़ीरो एंट्री को सर्कल करो तो वो आपके पास 1 है, और जो थर्ड रो है उसकी नॉन ज़ीरो एंट्री को सर्कल करो तो वो आपके पास क्या है, 6 है। इन सारे सर्कल्स को आप देखो तो ये पहले से राइट पे आ रहे हैं। तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी ये देखनी है कि ये जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज आप सर्कल कर रहे हो इनको पाइवोटल एंट्रीज कहते हैं। ये एंट्रीज पहले वाली एंट्रीज से राइट पे आ रही हैं, वो आ रही हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये देखनी होती है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी
ज़ीरो इफ़ एग्जिस्ट, ज़ीरो रो इफ़ एग्जिस्ट। अब आपके पास अगर ज़ीरो रो अगर एग्जिस्ट करती है तो नॉन ज़ीरो रो उससे ऊपर आएंगी। अगर आपके पास जैसे ये आपके पास था मैट्रिक्स है, इसको आपने कंसिडर करना है कि ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो इसमें आप देखें मुकम्मल तौर पे कोई ज़ीरो रो एग्जिस्ट करती है, तो देखें इसमें तीनों रो जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ीरो नहीं है, तो इसमें ज़ीरो रो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती होती तो आपने ये देखना होता है उसको सबसे नीचे होना चाहिए। तो ये एचलन फॉर्म में हो गया मैट्रिक्स के, इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो आपके पास जो पहला मैट्रिक्स है ये आपके पास किस में हो गया जी, एचलन फॉर्म में चला गया। अच्छा, फिर आपके पास जो ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें भी हम इसको एचलन फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये फर्स्ट रो है हमारे पास। अब इस फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को सर्कल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 2। सेकंड रो पे हम आए तो सेकंड रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री आ रही है -5, और थर्ड रो जो है इसमें नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं है, वो सब मुकम्मल तौर पे ज़ीरो है। अब आप ये देखें कि जो एंट्रीज आपने सर्कल की हैं, हर आने वाली एंट्री जो है वो पहली एंट्री की राइट साइड पे है, तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। फिर दूसरा आपने ये देखना होता है कि इसमें अगर ज़ीरो रो कोई एग्जिस्ट कर रही है तो उसको सबसे नीचे होना चाहिए। तो देखो इसमें रो नंबर 3 जो है वो ज़ीरो रो है ये आपके पास, और ये R1 और R2 से नीचे ही आ रही है जो कि नॉन ज़ीरो रोज है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स किस में है, एचलन फॉर्म में है। अब आप इन दो मैट्रिसेस को देखें, आप चेक करें ये एचलन फॉर्म में है या नहीं। तो आप देखो इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में इसकी फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री हमारे पास आ गई 1। अब इसकी सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री ये आ गई। अब इस एंट्री को पहली वाली एंट्री के राइट पे होना चाहिए था, जबकि ये पहली रो की एंट्री के लेफ्ट साइड पे आ गई है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में नहीं है। दोनों में से एक प्रॉपर्टी भी वायलेट हो जाए तो वो एचलन फॉर्म नहीं होती। अब आगे चले जाते हैं, ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला। अब इसमें आप देखें फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री सर्कल करें ये, सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री सर्कल करें ये, थर्ड रो में नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं है और वो ज़ीरो रो है, और फोर्थ रो की नॉन जीरो एंट्री ये है। अब इसमें देखें एक तो आप देखें फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री 2 है और सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री जो सर्कल की है वो 1 है। ये दोनों ऊपर नीचे आ रही हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री थी यानी 1 थी उसको राइट पे होना चाहिए था, ये राइट पे नहीं है, तो इसका मतलब है ये एचलन फॉर्म में नहीं है। पहली कंडीशन वायलेट हो रही है और यहाँ आप देखें दूसरी कंडीशन भी वायलेट हो रही है कि मुकम्मल तौर पर ज़ीरो रो जो है वो थर्ड रो है और फोर्थ रो जो है वो नॉन ज़ीरो रो है ना, उसमें जो आपके पास 1 आता है 1 की वजह से फोर्थ रो जो है वो ज़ीरो रो नहीं कहलाती, वो नॉन ज़ीरो रो है। तो ये एक नॉन ज़ीरो रो जो है वो ज़ीरो रो से आपके पास नीचे आ गई, तो इसका मतलब है आपके पास ये दूसरी कंडीशन भी वायलेट होगी, ज़ीरो रो को सबसे नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स आपके पास एचलन फॉर्म में नहीं है। तो ये दूसरे दो मतलब एचलन फॉर्म में नहीं है। अब इसके बाद आपके पास आता है एक और टाइप इसकी, इसी से एचलन फॉर्म से आगे चलते हैं, वो आपके पास है रिड्यूस एचलन फॉर्म। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म आपके पास क्या होती है, बस आपके पास अ मैट्रिक्स विल बी इन रिड्यूस एचलन फॉर्म इफ इट इज इन एचलन फॉर्म, यानी वो एचलन फॉर्म की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली ये कि हर नॉन ज़ीरो एंट्री जो आप सर्कल करो रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री या पाइवोट एंट्री, तो उसको पहली वाली एंट्री से राइट साइड पे होना चाहिए। फिर दूसरी आपके पास क्या इसकी प्रॉपर्टी थी कि उसमें अगर ज़ीरो रो कोई एग्जिस्ट करे मुकम्मल तौर पे तो उसको नॉन ज़ीरो रो से नीचे होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा तो वो एचलन फॉर्म में चला जाएगा, यानी पहली ये दो प्रॉपर्टीज के बाद वो एचलन फॉर्म में चला गया। अब उसके बाद उसको दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करनी है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो। अब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो होती है इसको बेसिकली हम कहते हैं पाइवोट एंट्री, वो जो हम सर्कल करते आए हैं वो सर्कल वाली एंट्री को 1 होना चाहिए। पहले तो वो कुछ भी हो सकती थी ना, अब वो सर्कल वाली एंट्री को क्या होना चाहिए 1, और रिमेनिंग एंट्रीज इन पाइवोट कॉलम शुड बी 0। रिमेनिंग एंट्रीज पाइवोट कॉलम में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, बाकी सारी अब वो 0 होनी चाहिए। अब वो क्या होगा, पाइवोट एंट्री और पाइवोट कॉलम क्या चीज़ है ये ज़रा देख लेते हैं इस ऊपर वाली एग्जांपल में, फिर आगे चलते हैं हम एचलन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अब आप देखें आपके पास जैसे ये फर्स्ट रो है ना, इसमें इस वाले को कंसिडर करें। इसमें फर्स्ट रो में जो नॉन ज़ीरो एंट्री फर्स्ट सर्कल की है वो 2 है, तो ये 2 पाइवोट एंट्री है, और 2 वाला जो फर्स्ट कॉलम है 2 वाला कॉलम ये पाइवोट कॉलम कहलाएगा। इसी तरह ये जो आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो में आपने इसको सर्कल किया था,
इसको, तो ये जो सर्कल किया था ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी, ये पाइवोट एंट्री है। और पाइवोट एंट्री वाला जो कॉलम होगा यानी कि ये वाला कॉलम, ये आपके पास पाइवोट कॉलम कहलाएगा। इसी तरह थर्ड रो में नॉन जीरो एंट्री आपके पास क्या थी, 6, और लेकिन 6 थी, तो ये पाइवोट एंट्री 6 है। और पाइवोट एंट्री वाला कॉलम कौन सा होगा, जो 6 को कंटेन कर रहा है, ये कॉलम, फोर्थ कॉलम जो है ये पाइवोट कॉलम होगा। तो इसमें पाइवोट कॉलम आपके पास आएगा C1, C2 एंड C4, ये पाइवोट कॉलम है। अब आपने ये देखना है कि इन पाइवोट कॉलम में जो पाइवोटल एंट्री है, नॉन जीरो एंट्री है, वो 1 होनी चाहिए और बाकी एंट्री 0 होनी चाहिए, तब जाके वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में होगी। तो आगे जाके हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब पेज 6 से आगे जाएंगे 7 में। 7 में आप देखें कि आपके पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम डिस्कस करने लगे हैं, आया ये एचेलॉन फॉर्म में है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। तो पहले इसको एचेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। अब एचेलॉन फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री को सर्कल कर लेंगे, ये आ जाएगा। सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री को सर्कल कर लेंगे, ये आ जाएगा। और थर्ड रो में कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है। अब आपने देखना ये है कि ये एंट्रीज राइट पे हों, और अगर जीरो रो कोई एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इसमें एग्जिस्ट कर रही है थर्ड रो, और वो सबसे नीचे आ रही है, तो ये एचेलॉन फॉर्म की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसको एक और प्रॉपर्टी बस सेटिस्फाई करनी है कि वो जो पाइवोट एंट्री वाला कॉलम है उसमें वो एंट्री 1 हो और उसके अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हो। अब पाइवोट एंट्री देखें, जो फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1, वो पाइवोट एंट्री आपके पास 1 आ गई और ये पाइवोट कॉलम आपके पास हो जाएगा, ये पाइवोट कॉलम होगा। अब पाइवोट कॉलम में पाइवोटल एंट्री जो है वो आपके पास 1 है और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। अब सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री आपके पास क्या है, 1, ये वाला, और ये जो आपने सर्कल की। अब इस सर्कल वाला जो कॉलम है ये भी पाइवोटल कॉलम है, इसमें 1 के अलावा बाकी एलिमेंट 0 हैं। तो पाइवोटल कॉलम 2 जो हैं उनमें पाइवोट एंट्री 1 है और बाकी एलिमेंट 0 हैं, और तो ये आपके पास किस में हो जाएगा, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। अब इसको हमने चेक करना है वेदर इट इज़ इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और नॉट। तो पहले हम देखेंगे ये एचेलॉन फॉर्म में हो, तो हर रो की नॉन जीरो एंट्री को सर्कल करते जाएं। मैं ऐसे करती हूँ, मैं उनको सिर्फ अंडरलाइन करती हूँ। जैसे ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, ये सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री है, ये थर्ड रो की नॉन जीरो एंट्री है, और फोर्थ में नॉन जीरो एंट्री कोई नहीं है। अब ये जो आपके पास पहली एंट्री थी, पहली एंट्री वाला कॉलम जो बनेगा वो ये बनेगा, आपके पास बनेगा ये वाला। अब इस कॉलम में आप देखें पाइवोट एंट्री आपके पास 1 है और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अब इसी तरह ये सेकंड पाइवोटल एंट्री आपके पास थी, ये वाली, एक मिनट, ये 1 थी ये। अब इसमें ये 1 के अलावा सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। फिर थर्ड पाइवोट एंट्री आपके पास थी ये वाला 1। अब इस कॉलम में 1 के अलावा बाकी एलिमेंट 0 हैं। तो जितने भी इसमें पाइवोट कॉलम थे, 3 पाइवोट कॉलम थे जिनमें पाइवोटल एंट्रीज एग्जिस्ट करती थी, वो पाइवोटल एंट्रीज आपके पास 1 आ रही हैं और उन पाइवोटल कॉलम्स में बाकी एलिमेंट 0 हैं। लिहाजा ये मैट्रिक्स आपके पास किस में चला गया, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में चला गया। अब आप देखें इस मैट्रिक्स हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ इन एचेलॉन फॉर्म और नॉट। तो हम इसकी नॉन जीरो एंट्रीज को सर्कल कर लेते हैं। अब हम इसको सर्कल करेंगे तो देखिए पहली रो की नॉन जीरो एंट्री आपके पास ये आ गई, सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये आ गई, थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये आ गई। सारी एंट्रीज आप देखें सक्सेसिवली राइट पे आ रही हैं। अब आपके पास फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने ये देखना है इसमें मुकम्मल तौर पे अगर 0 रो कोई एग्जिस्ट करती है तो वो नीचे होनी चाहिए, 0 रो है ही नहीं। अब आपने ये देखना है कि ये आपके पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। तो वो क्या होता है कि ये एंट्री जो आपने सर्किल की हैं ये सारी 1 होनी चाहिए। तो आपने देखो, और एंट्री वाला जो कॉलम होगा उसमें सारे एलिमेंट क्या हों, 0 हों। तो पहली पाइवोटल एंट्री 1 है और सेकंड रो में जो सेकंड कॉलम में जो आ रही है वो तो, और उसके अलावा बाकी एलिमेंट क्या है आपके पास, 0। फिर आपके पास अगली पाइवोटल एंट्री ये 1 है और इसके अलावा इस कॉलम में बाकी सारे 0 आ रहे हैं। अगली पाइवोटल एंट्री आपके पास 4 है, इसको 1 होना चाहिए था और इस वाले कॉलम में बाकी एलिमेंट को 0 होना चाहिए था। तो ये कंडीशन जहाँ वायलेट हो रही है, एक तो ये 1 नहीं है और इस वाले कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 नहीं है। लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास जो है ये
किसमें, रिड्यूस एचलन फॉर्म में नहीं है। और क्यों नहीं है कि इसमें जो आप थर्ड पाइवोटल एंट्री है वो आपके पास 1 नहीं है और उस वाले कॉलम में बाकी एंट्री 0 नहीं है, तो ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में नहीं है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स पे जाते हैं। इस पे आप एंट्रीज को सर्कल करो। फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री 1, सेकंड रो में नॉन जीरो एंट्री आपके पास क्या आ रही है 3, और आप देखो आगे थर्ड रो और फोर्थ रो में कोई एंट्री नहीं है, नॉन जीरो एंट्री नहीं है। तो अब नॉन जीरो एंट्रीज आप सारे सर्कल कर चुके हो वो राइट पे आ रही हैं और जीरो रोज इसमें जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो सबसे नीचे हैं, तो इसका मतलब है ये एचलन फॉर्म में है। अब रिड्यूस एचलन में है या नहीं है तो क्या होगा, आप वो जो एंट्री सर्कल किए हैं वो देखें। अब पहली एंट्री हमने जो सर्कल की है वो 1 है, दूसरी एंट्री जो हमने सर्कल की है वो 3 है, इसको 1 होना चाहिए था। पाइवोटल एंट्री को क्या होना चाहिए था 1, और इस एंट्री वाले कॉलम में बाकी एलिमेंट को 0 होना चाहिए। अब एलिमेंट 0 है लेकिन पाइवोटल एंट्री जो है वो आपके पास पाइवोटल एंट्री जो है वो आपके पास किसके बराबर नहीं आ रही, 1 के बराबर नहीं आ रही, तो ये रिड्यूस एचलन में नहीं है। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचलन में चेक करना हो तो पहले आप देखते हैं कि वो एचलन में हो और उसके बाद आप उसको फिर देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी कि उसमें जो पाइवोट एंट्रीज आपने सर्कल की हैं वो 1 हो और उस एंट्री वाला जो कॉलम होगा उसमें बाकी एंट्रीज 0 हो, तब जाके वो किस में होगा, रिड्यूस एचलन में चला जाएगा। अच्छा, अब आपके पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपने इसको कन्वर्ट करना है टू एचलन फॉर्म एंड देन टू रिड्यूस एचलन फॉर्म, यानी एचलन फॉर्म बनानी है और फिर इसकी रिड्यूस एचलन फॉर्म भी बनानी है। अब एचलन फॉर्म जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री क्या है 1। अब अगली नॉन जीरो एंट्री इससे राइट पे होनी चाहिए, इसके बिल्कुल नीचे कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे ये जो 3 और 2 आ रहा है तो ये 3 और 2 को आपने 0 बनाना है। अब रो नंबर 2 का पहला एलिमेंट 0 करना है, रो नंबर 3 का पहला एलिमेंट हमने 0 करना है। अब ये 0 कैसे होंगे, रो नंबर 1 से होंगे। अच्छा, अब देखें इसमें इससे पहले हम एक ऑपरेशन कर चुके हैं, वो ये कि आप जब किसी भी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कोशिश ये करते हैं कि उसके फर्स्ट रो की जो नॉन जीरो एंट्री हो वो 1 हो, तो आप उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखो इस मैट्रिक्स में आपके पास पहली एंट्री जो थी वो 2 थी, लेकिन जहाँ 1 होना चाहिए, तो फिर हम रो नंबर 1 और ये जो रो नंबर 3 है इनको इंटरचेंज करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे। रो नंबर 1 को उठा के रो नंबर 3 की जगह पे लिखेंगे और रो नंबर 3 के जो एंट्रीज थे वो रो नंबर 1 पे लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को हम जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया इसको हमने कन्वर्ट करना है अब एचलन फॉर्म में। अब एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर पहली नॉन जीरो एंट्री सर्कल करो, आपके पास आती है ये वाली एंट्री आती है, ये 1। अब 1 के नीचे एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, 1 के नीचे 0 होनी चाहिए। अगली एंट्री 1 की राइट साइड पे होनी चाहिए। ये तो 3 और 2 0 होगा, तो ये नीचे वाला इस कॉलम में 3 और 2 0 होगा, तो तब अगली एंट्री राइट पे आएगी। अब 3 और 2 को 0 बनाना है, तो इस 3 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो रो नंबर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो आप R3 का 2 इसको 0 बनाना है, तो रो नंबर 1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 ऑपरेशन एट ए टाइम आप करेंगे। एक आप करेंगे रो 2 -3R1 और एक आप करेंगे रो 3 -2R1। अब चेंजेस किधर किधर आएंगी, रो 2 में और रो 3 में। रो 1 आप उसी तरह लिख लो 1 -2 5, तो ये हमने एज इट इज़ लिख ली। अब देखिए ये रो 2 अब कैसे लिखी जाएगी, ऑपरेशन आप क्या करते जाओगे, आप ऑपरेशन करते जाओगे कि आप ये जो आपके पास रो नंबर 1 है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, -3 से, और जो रिजल्ट आता जाएगा उसको ऐड करते जाएंगे रो नंबर 2 में। तो इसको 3 को -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 + 3 करेंगे, पहली एंट्री 0 हो जाएगी। दूसरी एंट्री के लिए देखें -2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो वो हो जाएगा 6, और 6 + 1 करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि थर्ड एंट्री क्या है, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा +15 और -1 आप करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा +15 और -1 आपके पास आ जाएगा 14, तो ये अगला 14 बन जाएगा। अब आप
थर्ड रो के ऑपरेशन करने लगे हैं। अब थर्ड रो वाला ऑपरेशन कैसे होगा? थर्ड रो वाला ऑपरेशन आपके पास ये, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा कि आपने रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और R3 में ऐड करते जाना है। हर एंट्री के साथ ये ऑपरेशन होगा। रो 1 की एंट्रीज को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में ऐड करते जाएंगे। अब रो 1 की एंट्री क्या है? 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -2 और इसको ऐड कर देंगे इस 2 में, तो -2 + 2 यहाँ क्या आ जाएगा? 0। फिर अगली एंट्री क्या है? -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -4 और ऐड करेंगे 3 में, तो आपके पास आ जाएगा 7। आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये अगली एंट्री -5 है। -5 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा कितना आ जाएगा आपके पास? नहीं सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 + 10 और -7 4 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6। यानी आपने ऑपरेशन किया, रो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से और उसको ऐड करते गए हैं रो नंबर 3 में, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? आपने क्या ऑपरेशन करने हैं ये देखें। अब आप इस मैट्रिक्स को देखें जो आपके पास अभी तक आ चुके हैं, उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये, सेकंड नॉन ज़ीरो आपके पास ये आ गई। अब अगली रो की नॉन ज़ीरो एंट्री को इसके राइट पे होना चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ये 7 को आपने 0 बनाना है। 7 की जगह क्या होना चाहिए? 0। ये 7 0 कैसे बनेगा? आप देखें रो नंबर 2 में भी 7 है। आप रो नंबर 2 में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास ये 7 की जगह 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन हम क्या करेंगे? R3 - R2, R3 - R2 करके 3 में लिखेंगे। तो 0 - 0 करेंगे तो 0, 7 - 7 करेंगे तो 0 और इधर 6 - 14 करेंगे तो -8 आ जाएगा। रो चेंज किधर आइए? रो नंबर 3 में आपके पास आइए, ये रो नंबर 3 में चेंज आपके पास आइए, तो रो नंबर 3 हो जाएगी 0 0 -8। अब अगर आप देखें इंट्रीज को सर्कल करें, फर्स्ट रो की एंट्री ये आ गई, सेकंड रो की एंट्री ये आ गई, थर्ड रो की एंट्री ये आ गई, ये सारी एंट्री 0 आ रही हैं और आपके पास इसमें कोई रो मुकम्मल तौर पे 0 एग्जिस्ट नहीं करती। एंट्री सारी राइट साइड पे आ रही हैं, तो 0 रो है ही नहीं, तो ये एचलन फॉर्म में चलेगी। अब आपने इसमें कन्वर्ट करना है इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म में ये कब कन्वर्ट होगी? कि रिड्यूस एचलन फॉर्म में तब कन्वर्ट होगी कि ये जो पाइवोट एंट्री आपने सर्कल की हुई हैं ये 1 होनी चाहिए। पहली एंट्री तो 1 है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है? 7 को भी क्या होना चाहिए? 1। उसके बाद आपके पास क्या है? 8, उसको भी क्या होना चाहिए? 1। और 1 वाला जो कॉलम होगा उसमें सारे एलिमेंट 0 हों। तो पहले वाले कॉलम में सारे 0 हैं, दूसरे वाले कॉलम में आपने इसको 1 बनाना है और 2 को 0 बनाना है। तीसरे वाले कॉलम में -8 को आपने 1 बनाना है और ऊपर 14 और -5 को क्या बनाना है? 0। अब ये सारा काम हम करेंगे मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसकी तरफ। अब इसमें हम कैसे जाएंगे? अब आपको पता है कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये पहली पाइवोटल एंट्री क्या है? सेकंड पाइवोटल एंट्री आपके पास क्या है? 7 है। अब 7 को आपने 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? कि आप रो नंबर 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से। तो रो नंबर 2 को आप 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, देखें 0, 7 7 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1, 14 7 पे डिवाइड होगा तो 2, तो ये आ जाएगा 0 1 2। पहली रो उसी तरह, थर्ड रो उसी तरह। अब नेक्स्ट पेज पे देखें हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसमें आप देखो ये जो आपके पास सेकंड पाइवोटल एंट्री आ रही है ना 1, ये इस वाले कॉलम में सारे 0 लाएंगे तो इसके नीचे तो 0 है, ऊपर -2 को 0 बनाएंगे। -2 कैसे 0 बनेगा? आप क्या कि रो नंबर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें रो नंबर 1 में। ये ऑपरेशन आप देखें नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हम देखें आपने क्या किया है, रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, रो नंबर 1 में ऐड करते जाएंगे ना तो रो नंबर 1 में ये चेंजेस आएगी। ये स्टेप आप खुद देख लेंगे कि पीछे देखें आप इस स्टेप को, बल्कि यहाँ से हम ले आते हैं इसको। अब देखें इसमें हम करेंगे रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें ऐड करेंगे तो रो नंबर 2 को ऐड करेंगे 2 से और 1 में ऐड करेंगे तो रो नंबर 2 का 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
0 और उसको ऐड करेंगे 1 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2 - 2 0 यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 4 को आप -5 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 1 0 -1। तो ये आपके पास फर्स्ट रो बनेगी 1 0 -1, ये ऑपरेशन करने के बाद। अब यहाँ हम पहुँचे हैं, तो अब आप देखें कि नेक्स्ट क्या होगा। मैं आपको फिर इसको क्लियर करके समझा देती हूँ। अब देखें, आपने जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वाला ये 1 है, इस कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 हैं। सेकंड रो की नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, इस कॉलम में बाकी सारे 0 हैं। अब थर्ड रो की जो एंट्री जो है वो क्या है, -8, इसको 1 होना चाहिए। ये 1 कैसे बनेगी कि आप स्टेप कर लेते हैं एक रो ऑपरेशन -1/8 R3, तो ये आपके पास हो जाएगा बाकी पहली दूसरी रो इसी तरह लिखी रहेगी। रो 3 में 0 0 -8/8 करेंगे -8, तो वो आ जाएगा 1। अब आपने इसमें ये 1 आपके पास आ गया। अब 1 के बाद इस 1 वाली कॉलम में आप बाकी एलिमेंट को 0 बनाओगे, तो इस 2 और -1 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट R3 को R1 में अगर ऐड कर देंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा। एक ऑपरेशन, यानी R1 और R3 ऐड होंगे। दूसरा आपके पास R2 में आखिर में 0 लाने के लिए आप R3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और उसको ऐड करते जाएंगे रो नंबर 2 में। तो ये 2 ऑपरेशन एट अ टाइम आप करेंगे। इन ऑपरेशंस को आप खुद अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये रेस कर देती हूँ, ठीक है। यानी आपके पास आपने करना क्या है, मैं ऑपरेशन एक दफ़ा दिख देती हूँ। पहले आप देखें रो नंबर, ये जो आपके पास रो नंबर 2 है, इसमें इस 2 को हमने 0 बनाना है, तो रो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे -2 + 2 0। ये बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो इनको आप -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो 0 आएगा, और ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो इसमें ये आ जाएगा 0 1 0 ये। अब यहाँ इस 1 को 0 बनाना है, ये 0 बनाने के लिए आप रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि रो नंबर 3 को ऐड कर दें रो नंबर 1 में, ये ऑपरेशन करते हैं। रो नंबर 3 को ऐड कर दें रो नंबर 1 में, तो आपके पास रो नंबर 3 और 1 जब ऐड होगी 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 और 0 और 0 0 0 + 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0, पहली रो आपके पास आ जाएगी। तो ये इस तरह से ऑपरेशन आपके पास हो जाएंगे। तो अब आप देखें, अब आप इसको सर्कल करें, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, ये सेकंड नॉन ज़ीरो एंट्री, ये थर्ड नॉन ज़ीरो एंट्री, ये तीनों एंट्री राइट पे आ रही हैं, 1 है, और इन कॉलम में बाकी सारी एलिमेंट 0 हैं। ये तीनों पाइवोटल कॉलम है, 1 के अलावा बाकी एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 है। तो ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में चला गया। अच्छा, अब छोटा सा कंसेप्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। यानी जो एचेलन फॉर्म हो मैट्रिक्स की, यानी मैट्रिक्स अगर एचेलन फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो एचेलन फॉर्म में हो तो उसमें नॉन ज़ीरो रोज जितनी होंगी वो उसका रैंक होगा। अब इसको देखते हैं कि एचेलन फॉर्म में है या नहीं। फर्स्ट रो की एंट्री ये, सेकेंड रो की एंट्री ये, थर्ड रो की एंट्री ये, सारी एंट्रीज राइट पे आ रही हैं और मुकम्मल तो इस पर 0 रो कोई भी नहीं है, तो ये एचेलन फॉर्म में है। अब एचेलन फॉर्म में है तो फर्स्ट रो मुकम्मल तौर पे 0 नहीं है, सेकंड रो भी 0 नहीं है मुकम्मल तौर पे, और थर्ड रो भी मुकम्मल तौर पे 0 रो नहीं है। तो ये तीनों रोज नॉन ज़ीरो है, तो इसका रैंक जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इसमें कितनी है, 3। फिर ये आप एक दूसरी एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, उसके नीचे अब आपके पास ये आ रहा है कि ये में अब इस मैट्रिक्स को हमने चेक करना है कि ये आपके पास इसका रैंक क्या है। पहले हम देखेंगे एचेलन फॉर्म में है या नहीं। इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री क्या आ गई, 1। इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री क्या आ गई, 7। अब आपके पास थर्ड रो में नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है, जो एंट्रीज आ रही हैं वो राइट पे है, और मुकम्मल तौर पे 0 रो जो है 3 है, और रो 3 जो है वो ऊपर उन 2 रो से नीचे ही आ रही है, तो ये एचेलन फॉर्म में है। अब एचेलन फॉर्म में ये है, तो अब हमने देखना है कि इसमें मुकम्मल तौर पे 0 रो कितनी है और नॉन ज़ीरो रोज कितनी है। तो अब अगर इसमें आप करें रो नंबर 1 मुकम्मल तौर पे 0 नहीं है, रो नंबर 2 भी मुकम्मल तौर पे 0 नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो 2 है, और थर्ड रो जो है वो मुकम्मल तौर पे 0 है। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आपके पास 2 आ गई, तो रैंक इसका आपके पास क्या आ गया, 2।
चलें इस स्ट्रक्चर को एक या दो दफ़ा देखें, आपको समझ आ जाएगी, और फिर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप अटेम्प्ट करें एक्सरसाइज में। यानी आप मैट्रिसेस को एचलन फॉर्म डिटेक्ट करें, रिड्यूस एचलन फॉर्म उनकी डिटेक्ट करें, वेदर वो एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म में है या नहीं, और उसके बाद आप उनको उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें जिनमें आपने मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। चलें